हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हमने जेईई एडवांस का जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है। आज इस वीडियो में हम डे 49 का टास्क दैट इज डीपीपी नंबर 49 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका डीपीपी नंबर 49 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न समझते हैं। पहला तो हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है ना। अच्छा, पैराग्राफ में कैसा है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है ना, एक से ज्यादा इसमें आंसर्स करेक्ट है ना। ओके, आगे हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स दे रखी है, एक दो तीन चार मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद 4 हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी है, बाद में क्या है इसका आंसर की गिवन है। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर पैराग्राफ की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में पैराग्राफ के क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, बस आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए। लेट द टू फोकई ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स के हमारे पास फोकस दे रखे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस 3,4 है ना। एक फोकस से 3,4 है अपॉन ए टेंजेंट टू द एलिप्स इज 4,6 है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास सीधे रखा है ना। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो हमारे पास ये समझ में आई नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना फ्रॉम द फोकस। देखो अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ना, प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास कि ये एक एलिप्स है, इलिप्स हमने बनाया ना। यहाँ हमने किसी पॉइंट पे इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी। फिर डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। क्या इसमें सेव वगैरह से कुछ बात बन सकती है क्या, देखते हैं ना। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा चलेगा ना, और यहाँ बनाना चाहते हैं ना। ठीक है ना, इस तरह का ये बना ना। उसके बाद में हमने इस पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ओहो, एक सेकेंड बच्चों, ऐसे ही बना लेते हैं ना डायरेक्ट से। हम्म, हम्म। ये एक इलिप्स बना। ठीक है, यहाँ हमने किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया। एक फोकस हमारे पास ये है, दूसरा फोकस ये है। मान लो ये फोकस है 3,4। इस फोकस के कोऑर्डिनेट कितने, -1,0। इस फोकस से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, 4,6 यहाँ गिवन है। ठीक है, अब देखो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली वो कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई, ये बात क्लियर हुई ना। आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस -1,0 अपॉन द सेम टेंजेंट टू द एलिप्स एज, ये दे रखा है ना। M1 N1 हमारे पास में को प्राइम है, को प्राइम नेचुरल नंबर। M2 भी, M2 और N2 भी कैसा है, को प्राइम नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है ना क्या रहेगा ना। ठीक है, तो मतलब क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अगर मान लो इस वाले फोकस से अगर हम टेंजेंट पे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें, मतलब ये आ गया ना, इसके जो कोऑर्डिनेट है आपको वो फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, आप ये सोचिए है ना। अगर इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो इस पॉइंट से इस लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट तो आसानी से निकाल सकता हूँ। और इस लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत आसान बात है। कैसे, तो इस लाइन को यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, लाइन इस पॉइंट से पास करें, बस लाइन का स्लोप चाहिए ना। तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप देखूँ तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 4 तो अपॉन में 2 आ गया। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशंस के बारे में अगर बात करें, इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1। y1 का वैल्यू 6 आ गया, स्लोप आ गया -1/2 इंटू x माइनस x1। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y माइनस का 12 तो इधर आया, यहाँ से आ जाएगा -x और ये बन जाएगा प्लस का 4। इसको इस साइड लेके आते हैं तो x प्लस का 2y तो यहाँ से आया, 4 को इस साइड लेके आए तो कितना बन गया, -16 बराबर 0। मतलब ये आ गया हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन, जो यहाँ साइड में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन मालूम चल गया, तो यहाँ से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत आसान बात है ना, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम आपको सॉल्व होते हुए नजर आ रहा होगा ना। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा मान लिया आपने, तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अल्फा माइनस ऑफ दिस करेंगे तो +1, इसका एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड किया, बीटा -0 लिखा हमने, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ एल डैश। एल डैश का मतलब इस पॉइंट को लाइन में पुट किया, -1
यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा -16 अपॉन में कितना बनेगा a² प्लस b² कितना आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से बना -17 और ये आ जाएगा 17/5 आ गया। ठीक है, तो अल्फा का अगर वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 17/5 -1 ये आ गया। बीटा का अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 34/5 आया। तो अल्फा का वैल्यू तो कितना आ गया 12/5 ये आ गया और बीटा का वैल्यू ये आ गया। मतलब इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास में 12/5। ओके, दूसरा कितना आ रहा है हमारे पास 34/5 आ रहा है। ठीक बात है ना, क्या करना थे यहाँ से, ठीक है 34/5 सही है ना, ये आ गया ना। अब देखो ये m1/n1 और m2/n2 ये आ गया ना। पूछा क्या है आपसे सवाल में, देखो m1n1 पहला पूछ रहा है m1 प्लस n1 17 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ये सही है। m2 प्लस n2 39 आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल सही है। m1 प्लस m2 मतलब ऊपर वाले पार्ट को अगर जोड़ दे तो 12 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ये बात भी सही है। n1 प्लस n2 अगर निकाले तो 10 आएगा, ये नहीं आएगा ना। कितना आ जाएगा हमारे पास ABC तीनों आंसर सही आएंगे ना। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आगे क्या पूछा हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स आर दिस, है ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है, एक डायरेक्ट्रिक्स से आ गया, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स से आ गया, ये हमारे पास में एक्सिस है। आपको ये बात तो मालूम है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखना है, तो डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखें भाई, इस लाइन पे मुझे क्या एक पॉइंट मालूम चल जाए और इस लाइन का स्लोप मालूम चल जाए। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक पॉइंट आप समझो, इस लाइन का इक्वेशन तो हमें पता है कितना आ जाएगा, सॉरी इस लाइन का देखो हम स्लोप लिखें तो हमें पता है इस लाइन का स्लोप तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। इसका अगर स्लोप लिखा जाए, इसका स्लोप कितना आएगा 4 - 0 तो कितना आ गया 4 आ गया, 3 - 1 4 यहाँ से आया तो 1 आ गया। इस लाइन का स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। मतलब मुझे इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है कितना आ जाएगा x + y प्लस ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा मान लो यहाँ से लिख लिया। ठीक है, ये आ गया इस लाइन का इक्वेशन। अब क्या देखो लैम्डा हमारे पास एक अननोन है। अब लैम्डा एक अननोन है तो उसको निकालने के लिए जानकारी होनी चाहिए, और एक जानकारी हमारे पास में क्या मिल सकता है कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सेंटर से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना आता है a/e आता है, a/e आता है ना, वेरी गुड है ना। तो यहाँ से a/e फोकस आ गया AE, यहाँ से a/e आ गया। अच्छा, क्या मैं ये सारी बातें कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं, अगर ए और ई निकाल गया तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो, ये वाला पॉइंट जो कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। तो ये जो डिस्टेंस ऐसे कुछ जाएगा तो ऑक्सिलरी सर्कल का ये सेंटर है, तो ये पॉइंट ऐसे रहेगा, तो ये तो जो रेडियस आ रहा है ऑक्सिलरी सर्कल का ये स्मॉल ए के बराबर ही आएगा ना, ये स्मॉल ए तो ये भी स्मॉल ए होगा। मतलब डायग्राम में अब थोड़ा सा समझिए ना। अब स्मॉल ए तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल ए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, स्मॉल ए लिख सकते हैं हम यहाँ से, इसका सेंटर निकालते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, 0 तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, 4 - 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ गया, प्लस साइन 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 25 आया, ए का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस अगर मैं लिखूँ 2AE है ना, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस तो यहाँ से 3 लिखा हुआ, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 - 0 तो कितना आ जाएगा 16 आ गया, 32 आ गया, 32 आया तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 16 4√2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। ए का वैल्यू हमारे पास में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ए का वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो चलो 2 × 5 हमने यहाँ पुट किया, ई यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 4√2 आ रहा है, 2 से अच्छा ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू आ गया 2√2 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ गया, ये आ गया ना। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि ये जो लाइन है हमें लैम्डा निकालना था, तो हमने एक लैम्डा को निकालने के लिए कंसेप्ट निकाल लिया कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इस सेंटर से इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप यहाँ समझिए ना, इस बात को इस कोने में समझते हैं ना। इस लाइन को चलो मैंने थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा, एक्स को उधर ले गए x + y माइनस ऑफ लैम्डा बराबर में कितना आया 0 आया, ये लाइन आ गया हमारे पास। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, तो x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 2 डाला, तो ये कितना बन जाएगा 3 माइनस ऑफ लैम्डा आ जाएगा। यहाँ मॉड हमने लिखा है, यहाँ अंडर रूट में लिखेंगे a² + b² तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक बात है।
उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, अपॉन में हमने ई लिखा, ई का वैल्यू कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है, और ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बात है, तो लैम्डा -3, चलो ऐसे लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मॉड में रहने देते हैं ना। अब देखो ये कितना बन जाएगा, +-25/2 यहाँ से बना, ये आ गया। सॉरी, अभी तो सिर्फ इतना ही रहेगा, 25/2 मॉड हटा दिया हमने, और इसको इधर ले गए 3, ये बन जाएगा +-25/2 आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 +-25 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 6 + 25 तो कितना आ गया हमारे पास 31/2 लिख लिया। एक हमने लिखा 6 - 25 तो कितना आ जाएगा -19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें C1 C2 है ना, अगर लाइन की बात करें लैम्डा है ना, मतलब C1 C2 आ रहा है, तो C1 C2 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आया, एक तो ये आ गया 31/2 आया, एक आया -19/2 आया, ये वैल्यू आ रहा है ना। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि C1 का जो वैल्यू है कितना आ रहा है 31/2 आ रहा है, एक C2 हमारे पास कितना आ रहा है -19/2 आ रहा है, ये आ रहा है। तो C1 + C2 की बात करें, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाए, एक यहाँ से 11 12 आ गया, 12/2 कितना 6 आ जाएगा, सही बात है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, ये नहीं होगा, C1 - C2 निकाला, दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं 31 में हमने 19 अगर जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 50 आ गया। 50 में अगर 2 से डिवाइड लगाएं कितना है 25 आएगा, मतलब ये भी सही है ना। ओके, तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आ रहा है ABC और सेकंड का आंसर आ रहा है A और C, है ना। फर्स्ट का आंसर ABC, सेकंड का आंसर A और C, बिल्कुल सही है ना, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों ना, अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है, धांसू प्रॉब्लम है। क्या देखा है, कंसीडर एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एक कैसे ट्राइंगल को कंसीडर करना है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, मतलब वेयर एंगल सी इज ऑब्ट्यूस, है ना, एंड साइड ए एंड बी ऑफ द ट्राइंगल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, साइड ए और बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। इन रेडियस कितना होगा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स सी कितना आएगा ना, इसका वैल्यू क्या रहेगा, साथ में हैज नो रियल रूट, तो देन ऐसे कुछ पूछा हुआ है ना, ठीक है ना। अब देखो बात को समझो कि हमारे पास में कंसीडर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, है ना, ऐसे कुछ देखा, इसका एरिया पता है ना, सॉरी एक मिनट पॉइंट समझो। अगर ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं, मान लो कि ये ट्राइंगल ABC है, एंगल C ऑब्ट्यूस है, ठीक है, सी के सामने वाला साइड लेंथ ये स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, स्मॉल सी मान लेते हैं, और एंगल सी कैसा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जितने बच्चों को अगर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ना तो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इसमें केस क्या है, ये मान लो कि हमारे पास साइड है, मतलब कुछ ना कुछ रियल नंबर रहा होगा x², मान लो थोड़ी देर के लिए ना, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो y² आ गया, और यहाँ x × y लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर आपको x और y हमारे पास में रियल है, तो भाई x और y अगर रियल है तो अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, x y से डिवाइड लगाया, x/y का होल स्क्वायर बन जाएगा ये तो, ठीक है, ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x/y बनेगा ना, प्लस में साइन हमने यहाँ से लिखा है, यहाँ y/x कुछ ऐसे बना, बराबर में बना है, चलो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो t + 1/t बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ से जब t को सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा, इमेजनरी वैल्यू आएगा, मतलब t² यहाँ लिखा हमने, -t लिखा, +1 लिखा, इसके रूट कैसे आएंगे, इमेजनरी आएंगे, तो इसका मतलब क्या x और y की जो वैल्यू आएंगी वो इमेजनरी आ रही होंगी ना, बट x और y रियल है, तो रियल है तो ऐसे कौन सी वैल्यू हो सकती है इसको सेटिस्फाई कर सकती है, सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यही क्या होगा, एक रियल केस होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज यहाँ से हमारे पास कोई भी केस नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपको एम समझ में आया प्रॉब्लम का, तो ये वाली कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए थी, और जैसे अगर आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। कैसे, हमारे पास में x² + y² = x × y लिखा हुआ है, तो मतलब x = 0 आएगा, a - 2b -1 का वैल्यू 0 आएगा, एंड उसके बाद में 2a - 3b -3 इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a और b को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -4 भी बना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -b आ गया, यहाँ -2 बना, सब्ट्रैक्ट किया हमने
तो कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। दैट इक्वल टू कितना है, 0 आया। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू 1 आया। अच्छा, बी की वैल्यू 1 को मैंने यहाँ डाल दिया, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 3 आया। समझ गए बात को? तो 3 यहाँ डाल देंगे, बी का वैल्यू सही है ना, सही है ना। तो ए और बी का वैल्यू हमारे पास ये निकल आया। अच्छा, हमारे पास देखो ये वाला ये लेंथ निकल आया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस लेंथ की बात करें तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लिखूँ ना, अब तो जगह है हमारे पास। मैंने आपको बताया कुछ टाइम तक मेरा यहाँ पर वीडियो नहीं आएगा ना, वो थोड़ा सा कुछ अभी प्रॉब्लम्स है बेटा ना, थोड़ा सा मतलब वो सब सेटल करना है ना चीज़ें। चलो कोई नहीं, आपको तो इससे मतलब नहीं है अभी। अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। हाफ बी सी साइन है या हाफ ए बी साइन सी, एक फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैंने यहाँ से लिखा, हाफ यहाँ लिखा, ये साइड लेंथ 3 लिखा हुआ है, ये साइड लेंथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ एंगल कितना है, साइन सी लिखा हुआ, और यहाँ से कितना आ रहा है, 3√3/3 आ रहा है। ये कुछ गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है, 3 से चलो 3 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, है ना। और 3√3/3 है ना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, साइंस ही ना। √3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स तो 2/√3 है ना। एक मिनट बच्चा, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मुझे चेक करने दो, एक मिनट। हाँ बच्चों देखो, इसमें क्या है, एक्चुअली यहाँ 4 आएगा, है ना। आई विल चेंज इन ओरिजिनल कॉपी, है ना। ठीक है, ताकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना, कि अब वहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्शन कर देंगे ना। यहाँ 3√3/4 लिखा हुआ ना। अब देखो, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो √3/2 आ गया साइंस सी का वैल्यू। अच्छा, √3/2 आ गया, तो एंगल सी कितना होगा, या तो 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है अभी, कि ट्राइंगल एंगल सी कैसा, ऑब्ट्यूस है, मतलब सी कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ जानकारी हमें यहाँ मिली। अच्छा, ये हमें साइड लेंथ मालूम चल गया, ये साइड लेंथ मालूम चल गया, ये वाला एंगल मालूम चल गया। कोसाइन रूल से मैं साइड सी भी निकाल सकता हूँ, ये तो हमें पता ही है। चलो तो ठीक है, कोसाइन रूल से मैं सी भी निकाल लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी या नहीं बाद में समझ लेंगे ना। तो हमने लिखा cos ऑफ 120, यहाँ लिखा। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर कराएंगे, तो यहाँ तो 9 आ जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा, माइनस ऑफ c² आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, हमने यहाँ से लिखा। a यहाँ से आया और इसका वैल्यू 1 यहाँ से आया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ आ जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में, 10 माइनस ऑफ c², तो यहाँ से बना, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो -3, तो यहाँ से आ गया। इस 3 को इधर साइड लेके जाएंगे तो 13 यहाँ से बनेगा, और दैट इज c²। ठीक है, और c का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई है ना। ओके, c का वैल्यू कितना है, √13 आया। चलो, तो हमने यहाँ तक की बात को समझ लिया, तो ये पॉइंट हमें यहाँ तक क्लियर हुए है ना। अब क्या करना चाहिए, इन रेडियस निकालना है। अब देखो स्मॉल r निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे पता ही है, इन रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो एक सेकेंड, अपना थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, सभी पॉइंट्स को नीचे साइड कर देता हूँ ना, ताकि सवाल में अपना यहाँ सॉल्व कर पाए ना। स्मॉल a अगर मैं लिखूँ इन रेडियस, तो डेल्टा अपॉन स्मॉल s, तो डेल्टा का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 3√3/4 आया। स्मॉल s की अगर बात करें तो हमारे पास √13 प्लस का 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ये तो √13, सम ऑफ द साइड्स हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को चलो मैंने ऊपर पहुंचा दिया है ना। ठीक है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कराएं, तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये तो कितना आ गया, 3√3, तो यहाँ से बना। ठीक है, ओके, ये टर्म कुछ ऐसे बन रहा है, इसको मैं रेशलाइज भी कर देता हूँ। रेशलाइज भी अगर करेंगे तो √13 यहाँ से आएगा, माइनस का 4 यहाँ से आएगा, 16 माइनस √13, तो 4 माइनस ऑफ √13 होना चाहिए ना। अपॉन में फिर यहाँ से कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बच गया है ना, तो √3 माइनस 4 माइनस ऑफ (2). देखो बच्चों, अभी के हिसाब से तो आंसर गलत होगा, बट यहाँ पर 4 माइनस ऑफ √13 आ रहा है, तो आई थिंक कैलकुलेशन मतलब टाइपिंग मिस्टेक है ना, नॉट कैलकुलेशन। यहाँ अगर 3 दे रखा है तो तभी आंसर सही माना जाएगा ना। चलो, तो अभी के हिसाब से तो चलो आंसर नहीं बैठ रहा ना, अगर थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर रखा है। चलो, आप लोग तो प्रॉब्लम समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नाउ लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सी, जब सी से अगर हमने ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो उसका लेंथ निकालना है।
अब देखो, आप पॉइंट को समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनना और समझना कि होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। मान लो कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड लेंथ बी है, सामने वाली साइड लेंथ सी है और ये सामने वाली साइड लेंथ ए है। आपने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये मान लो ए डी है। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अगर ए डी आपको लिखना है, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ ए डी, कितना आता है 2 टाइम्स ऑफ बी सी अपॉन में बी प्लस सी लिखते हैं, इनटू लिखते हैं हम कॉस ऑफ ए बाई टू। ये फॉर्मूला होता है। इनको नहीं याद है, याद रखना चाहिए आप लोगों को ना। अब देखो, हम सी से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, सॉरी सी से लिख रहे हैं ना, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में लिखना है। तो 2 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 1 तो कितना आ गया 3 आ गया, अपॉन में क्या लिखेंगे इन दोनों का सम। ठीक है, फिर इंटू में कितना है कॉस ऑफ जो एंगल यहाँ आ रहा है उसका आधा कर देंगे, कॉस 60 आ गया। ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है ना। तो हाफ आया तो हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। मतलब सही बात है, ये आ जाएगा ना, कहीं भी इसमें कोई लैकुना नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। ओके, अगला पॉइंट और समझते हैं ना। अगले पॉइंट को अगर समझे, इन दोनों पॉइंट्स को डाल देते हैं, ऑप्शन सी समझते हैं। ए अपॉन में क्या दे रखा है, एक काम करें, ए अपॉन साइन 2 भी दे रखा है ना। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, टिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। टिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने का मतलब, ए का वैल्यू के साइन ए, तो साइन ए तो हमने यहाँ से लिख दिया, साइन 2 बी को चलो मैं लिख देता हूँ 2 साइन बी इंटू कॉस बी, हमने यहाँ लिखा, अपॉन में यहाँ से लिख देते हैं साइन बी। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ लिखा साइन बी तो हमने यहाँ लिख दिया, अपॉन में साइन ए यहाँ लिखा, और ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे कुछ आया। ठीक है, साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, चलो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बना साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस ए साइन बी आ गया, कॉस ए साइन बी आया। अच्छा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, तो साइन सी बन जाएगा। साइन सी और सी कितना है 120 डिग्री रखा था, साइन 60 मतलब √3/2 आया ना, 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है ना, द 2 इंटू √3/2 आ रहा है, तो 2 इंटू √3/2 आया, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। क्या दिया है, सही है ना, ये भी सही आ रहा है। समझ गए बच्चों। नाउ अगला प्रॉब्लम समझते हैं। इफ दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, पूछा है मतलब इस इक्वेशन के कोई रियल रूट है या नहीं है ना। तो रियल रूट है या नहीं किस बात पे डिपेंड करेगा, तो डी पे निकालेंगे, डी चेक करेंगे हम लोग ना। तो डिस्क्रिमिनेंट डी चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, तो b², तो c² का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है a² और c का वैल्यू कितना है b² आया। ठीक है, तो फाइनली कितना बना c⁴ यहाँ से बना माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a² इंटू b²। अच्छा, ये तो आसानी से किया जा सकता है, कैसे, सबकी वैल्यूज पता है। सी का वैल्यू कितना है √13, उसका स्क्वायर कराएंगे 13, 13 का स्क्वायर कराएंगे तो 169, ऐसा कुछ है। a² अगर देखें 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा। ठीक है, और b² कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 आया तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, अगर डी इसका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के रूट रियल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक गलत लिखा हुआ, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अकॉर्डिंग मी कितना आना है, बी और सी आना है। ए तभी आएगा जब यहाँ पर 13 आ रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है करेक्शन मिस्टेक रहेगी ना। थर्ड का आंसर कितना आएगा, ए बी सी आएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। बस एक समस्या ये थी कि यहाँ √13 होना है, कर देते हैं तभी वो ऑप्शन आएगा ना। चलो ओके बच्चों ना, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये भी मजेदार प्रॉब्लम है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स मजेदार है ना। क्वेश्चन नंबर 4, Z1 Z2 Z3 आर द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, साथ में दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो नहीं है। ठीक है, ओके, अगर जीरो नहीं है तो मतलब ये Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना रहे ना। ओके, यहाँ से हम इतना बोल सकते थे। अच्छा, Z1² प्लस Z2² प्लस Z3² ये जीरो दे रखा है, देन इसका वैल्यू क्या होगा, कैन टेक द वैल्यू ना, ये पूछा हुआ है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना ना, मेरे शब्दों को सुनना। तो हमें दे क्या रखा है, मॉड ऑफ Z1 बराबर कितना दे रखा है, मॉड ऑफ Z2 बराबर कितना है, मॉड ऑफ Z3 है। वैसे आपको मैग्नीट्यूड कितना 1 दे रखा है।
ठीक है, सबका मतलब मैग्नीट्यूड बना हो तो Z1 अगर मान लें कि ये ओरिजिन से सभी पॉइंट कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सभी कैसे आ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर आ रहे हैं, पहली बात तो। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग ऐसे दिखा दें ताकि अलग अलग पॉइंट से बने ना। चलो ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स आए ना, एक पॉइंट ये बना दिया हमने, एक पॉइंट ये बना दिया, चलो एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, सबका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना। अब देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, अगर ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है तो अब देखो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका सम जीरो नहीं है। मान लो अगर जीरो होता तो क्या होता, सर्कम सेंटर क्या आ जाता, 0,0 आ जाता, मतलब ये आ जाता, सॉरी सर्कम सेंटर तो देखो इसका तीनों डिस्टेंस सर्कल ऐसे बनाएंगे, तीनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये तीनों यूनिट डिस्टेंस पर है ना। अगर मान लो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर जीरो होता तो सेंट्रॉइड यहाँ का ही होता फिर, है ना। तो सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर अगर सेम पॉइंट पे आ गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते, बट अभी नहीं बना रहे ना। बट उसने बोला है कि ये इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। तब देखो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, स्क्वायर को अंदर ले गए, सही बात है, ये बात सही है। तो सिमिलरली मैं यहाँ से एक बात ये कह सकता हूँ कि Z1 का स्क्वायर और मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर बराबर 1, ऐसा बोल सकते हैं। कहीं कोई समस्या है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है ना। और साथ में मुझे क्या दे रखा है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, तीनों का सम जीरो दे रखा है। मतलब कि Z1 स्क्वायर की पॉइंट मान लो ये Z1 स्क्वायर है, ये मान लो Z2 स्क्वायर है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट Z3 स्क्वायर है, ऐसे पॉइंट है, तीनों पॉइंट मान लो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये सर्कल ऐसे पास करेगा तो सर्कम सेंटर ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं सेंट्रोइड निकालूं तो सेंट्रोइड भी यही है, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड अगर सेम पॉइंट पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स आते हैं, अगर मान लो एक वर्टेक्स Z1 है तो दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ Z1 होगा, तीसरा वर्टेक्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z1 होता है। ये बात आपको मालूम है या नहीं, है ना। नहीं पता है तो पता रखना है ना। और कब आएगा ये पॉइंट भी समझ लो ना, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ये 0,0 ना, जब सेंटर ये 0 आ रहा होगा ना, भाई इसको अगर मान लो 120 से घुमा दे, ओमेगा स्क्वायर ऑफ Z1 बराबर कितना आ जाएगा, Z2 स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर मान लो ओमेगा से घुमा दे ना तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। भाई कितना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता है ना, अगर 90 से अगर रोटेट करते हैं तो वो आयोटा जेड यहाँ बन रहा है ना, ओरिजिन ले लेते हैं ना पहले ना। मान लो ये Z1 है, इसको आपने अगर 120 डिग्री से रोटेट किया तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ Z1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से मालूम चली। इट मीन की अगर मैं यहाँ से बात समझूं कि Z2 स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर एक तो आ जाएगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ Z1 आया, Z1 स्क्वायर आया, और Z3 स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर आया। ये दो वैल्यूज आई। अच्छा, पूछा क्या था आपसे सवाल में, Z1 पावर n, Z2 पावर n, Z3 पावर n पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट समझो आप, अगर मैं Z2 लिखना है तो Z2 अगर मैं लिखूंगा तो प्लस माइनस करके लिखूंगा, ओमेगा का स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ Z1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे Z3 लिखना है तो स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा आएगा, और Z1 का स्क्वायर Z1 लिख दिया ना। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी, बिल्कुल है ना, कहीं कोई समस्या है इसमें, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना है। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब देखो थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, चलो मैं इसके नीचे लिखता हूँ ताकि सिस्टमेटिक, इसको हटा देते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, Z1 पावर n प्लस Z2 पावर n प्लस Z3 पावर n, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। Z1 पावर n तो ऐसे रहने देते हैं, तो Z2 अगर मैं लिखूंगा तो Z2 पावर n है ना, तो ये टर्म आ जाएगा। Z3 तो ऐसे कुछ है ना। तो अब देखो एक बात समझो कि यहाँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो प्लस माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ Z1, पावर में n लिखा, प्लस प्लस माइनस ऑफ ओमेगा टाइम्स ऑफ Z1, पावर में n ऐसे लिखा हमने। ठीक है, Z1 पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो Z1 पावर n कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा, यहाँ इसका मॉड लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस है ना,
यहाँ लिखा हुआ, अच्छा देखो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस पावर एन, इसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और Z1 पावर एन तो बाहर चला ही गया हमारे पास में। अंदर देखो बचा क्या, अंदर बचा ओमेगा पावर एन और ओमेगा पावर ऑफ 2n, ये बचा, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट को समझिए, मुझे एक बात ये मालूम है कि ओमेगा पावर एन और ओमेगा पावर 2n एक बड़ा ही स्टैंडर्ड टर्म होता है। ये डिपेंड करता है एन का वैल्यू 3 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तब तो इसका वैल्यू 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। एन अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू कितना आता है, -1 आता है। अब देखो अगर एन 3 का मल्टीपल है, दो केस लेंगे, एन अगर 3 का मल्टीपल है तो वे इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ तो देखो मॉड जेड तो 1 आ गया, ठीक बात है, तो यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ प्लस लिखा, प्लस माइनस, तो एन का वैल्यू अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो दो वैल्यू आ जाएंगे ना, प्लस भी आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। एन अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अंदर वाले पार्ट का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 + 2 लिखेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी ये आ जाएंगी। अगर मान लो एन 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो इसका वैल्यू फिर कितना आएगा, -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा -1 आएगा, एक पॉइंट तो ये लिखा ना, मतलब एन 3 का मल्टीपल नहीं है तो मान लो 3 के +1 के फॉर्म का है, मान लेते हैं ऐसे कुछ है, तो ऑड पावर ऐसे कुछ लिखा +1 3 के, है ना। तो यहाँ पर 3 के +1 करते हैं तो वो प्लस माइनस ही आ रहा है ना वैल्यू, ना प्लस माइनस करके ऐसे आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और इसका वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, -1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो वैल्यू जाएंगे ना, और यहाँ पर 3 के +2 भी होगा तो भी हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे ना, फिर से वही सेम वैल्यू, वो फिर से माइनस प्लस आएगा ना, आप लोग समझ जाओगे ना। अब देखो एक बार प्लस साइन लेंगे तो उसका वैल्यू 2 आ जाएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे तो उसका वैल्यू, सॉरी माइनस साइन लेने पे 2 आएगा, प्लस साइन लेने पे वैल्यू 0 आ जाएगा, बस ये वैल्यू जाएंगी, 0 1 2 3, है ना, ये वैल्यू जा रही होगी। तो क्या आंसर आना चाहिए, दिस कैन टेक द वैल्यू, हाँ 0 ले सकता है, सही बात है, 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात समझ गए ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमें सारी बातें क्लियर है ना, अच्छे ढंग से क्लियर है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों ना, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ रहा है, ABCD आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ABCD ना, बिल्कुल सही जवाब है ना, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं ना, बहुत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या दे रखा है, लेट A and B आर द टू इवेंट दे रखा है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ना, मतलब A इंटरसेक्शन B का रेंज वगैरह आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक खास बात रहती है ना, कि आप पहले प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल के देखो, तो ये सम कितना आ रहा है, 2/3 यहाँ से आया प्लस 3/4 यहाँ से आया, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 + 9 अपॉन में 12 आ गया, मतलब 17/12 आ रहा है, मतलब ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोबेबिलिटीज की बात चल रही होगी तो मान लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ए का रीजन है और ये प्रोबेबिलिटी बी का, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ही आएगा, इतना हिस्सा तो जरूर कॉमन आएगा, मतलब इतना हिस्सा मान लीजिए बी की साइड मान लेते हैं, ये पूरा बी की साइड है और ये पूरा ए की साइड है, ठीक है। ऐसा कुछ वो बाहर नहीं निकल रहा, मतलब अंदर ही है सारी बातें, ठीक है ना। तो कम से कम है ना इतना आ रहा है, तो क्या 1 में से सपरेट कराओ, 17/2 को 17/12 में से 1 सपरेट किया, कितना आ गया हमारे पास में 5/12 आया, मतलब इतना हिस्सा तो कम से कम दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है इनमें से, को इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पहले ये वैल्यू समझो, ये वैल्यू आ जाएगा 0.6 के करीब आ रहा है ना, ये वैल्यू आ रहा है 0.7 समथिंग, है ना। तो भाई ये छोटा नंबर है, तो भाई ये पूरा बी के कंप्लीट अंदर आ जाएगा, तो मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है, ये 0.2/3 मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, मैक्सिमम कॉमन वैल्यूज कितना आ सकता है, 2/3 आ सकता है, और मिनिमम कॉमन वैल्यूज कितना आ सकता है, 5/12 आ सकता है। ऑप्शन ए तो हमारे पास करेक्ट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी अपॉन ए या ए अपॉन बी, है ना, ये तो नहीं आएगा, डी तो ना एक और सेम ही ऑप्शन है। चलो ऑप्शन बी के बारे में अगर बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए अगर मुझे लिखना है तो ये एक्चुअली कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। जब बी इंटरसेक्शन ए का तो ये रेंज दे रखा है, इसको ए से डिवाइड कर देते हैं ना,
तो ठीक है, इसको चलो मैंने ऐसे लिख दिया 5/12 और यहाँ से लिखा 2/3। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो ठीक है, दोनों को डिवाइड लगा दूँ तो 5/12 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। 2/3 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 बन जाएगा ना। 2 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5/8 से लेकर के यहाँ तक ये सही है ना। सिमिलरली आप इसको भी पता कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ना। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों बच्चा लोगों, कहीं भी कोई समस्या नहीं आती? जी गुरुजी ना, बिल्कुल भी नहीं आती। तो अभी के हिसाब से मैं 2 आंसर चेक कर पाया हूँ, तीसरा भी आप चेक कर लोगे ना। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड लगा दूँ, बस जो आएगा वो आ जाएगा आंसर। क्या दे रखा है हमारे पास में, 6 का आंसर कर रहे हैं शायद अपने। फिफ्थ का आंसर ए बी सी डी। फिफ्थ का आंसर कर रहे हैं क्या अपना, फिफ्थ का आंसर 5/12 यहाँ से आ जाएगा, 5/12 यहाँ से आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू ना 3/4 से छोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ना। सी भी आ जाएगा, डी को नहीं बोलेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इन दोनों के बीच में होगा ना। 3/4 का वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, 0.47। नहीं, डी नहीं आएगा ना, ए बी सी ही आएगा बच्चों ना, ये ध्यान रखना। चेंज कर देंगे अपना आंसर की, ए बी सी ही आएगा ना। और आपको कुछ लगता है कि सर ऐसा नहीं ये भी हो सकता है, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना ना जरूर, मैं इस बात पे आपका ध्यान चाहूंगा ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है, बस देखना, देखने में डरावनी है। टी एन बी ए सिक्वेंस दे रखा है सच दैट, हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, टी1 का वैल्यू 1 है। देन आपसे पूछा हुआ समेशन ऑफ दिस कितना होगा, ठीक है, तो टी एन क्यू प्लस टी एन ऐसे कुछ पूछा हुआ है। ओके, अब देखो बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। ऑप्शन ए भी दे रखा है, ऑप्शन बी भी सेम ही है ना। अब बस गिवन क्या है, टी एन क्यू तो यहाँ गिवन है 2 टाइम्स ऑफ टी एन, हमारे पास यहाँ गिवन है दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, टी टाइम्स ऑफ, सॉरी टी ऑफ एन प्लस 1 है ना, ये लिखा है। मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए, तो एक काम करते हैं, टी एन क्यू तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस का टी एन, एक टी एन को इधर भेज दिया और प्लस का 1 और कर देते हैं दोनों साइड। तो टी ऑफ एन प्लस 1, एक टी एन को इधर भेज दिया और प्लस 1। समझ गए बात को। अब क्या चाहिए, इसका चाहिए हमें समेशन, यहाँ लगा दिया हमने समेशन। एन बराबर कितना जा रहा है, 1 से लेके 100 तक। एन बराबर कितना गया, 1 से लेके 100 तक। अब देखो एन वाइज कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो डायरेक्ट इसे वैल्यू पुट कर देता हूँ ना। एन वाइज अगर ये छोटा है तो एन वाई ये बड़ा है, तो इसमें तो 100 पुट कराएंगे तो ये तो बन जाएगा T101। एन वाई ये छोटा है तो इसमें 1 पुट कराएंगे तो T1। इतना आ गया इसका वैल्यू। प्लस 1 को जब मैं एन बार से जोड़ूंगा तो 1 को 100 बार अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। T1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 99 करके आएगा ना। तो ऑप्शन ए सही आएगा ना। ठीक है बच्चों, अगर फर्स्ट में क्लियर होगा ना, कहीं कोई समस्या नहीं आती ना। दूसरा अगर समझे, Tn² + 2 के बारे में बात कर रहा है ना, Tn² + 2 और प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा देखो, बीपी बड़ा आसान बात है, मैंने एक काम करता हूँ, उसको टी से डिवाइड लगाता हूँ ना। Tn² तो यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना बना, प्लस का 2 बना, सही बात है। यहाँ कितना बना, टी ऑफ एन प्लस 1 बना, अपॉन में यहाँ कितना बना, Tn बना, सही बात है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, n बराबर 1 से लेकर के 100 तक। अब देखो यहाँ पर जब प्रोडक्ट लेंगे n बराबर 1 से लेकर के 100 तक, तो देखो वही बात, ये सारी टर्म्स को देखो आप ऐसे समझो, n बराबर 1 पुट किया तो ऊपर तो T2 बना, यहाँ T1 बना, यहाँ T3 बनेगा, यहाँ T2 आ जाएगा। जब चलते जाएंगे तो यहाँ T101 बनेगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा, T100 आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। अब देखो ये ऐसे कट रहा है, ऐसे कटेगा, ये टर्म ऐसे कटेगा, तो ऊपर से तो कितना बचा, T101 बचा, और नीचे से कितना बच जाएगा हमारे पास में, टी का वैल्यू 100 डाल रहे हैं ना, और n+1 सही है ना, इतना आ जाएगा। और T101 Tn+1 अपॉन Tn है ना, n का वैल्यू हमने 100 डाला, T101 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा ना। और T1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक बच्चों यहाँ 101 करूंगा मैं ना, सॉरी मुझे एक बार थोड़ा ध्यान देना, ये आएगा आंसर है ना। चलो ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना। तो ये प्रॉब्लम बड़ा आसान प्रॉब्लम था ना, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। ओके, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत बढ़िया ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो, अब डी के बारे में अगर बात करें तो डी को भी देखो हम यही आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
tn+1 है ना, देखो अपने इसका स्क्वायरिंग किया, सॉरी डिवाइड लगाया, तो tn² तो यहाँ से आया, प्लस का 2 टर्म यहाँ से आया, यहाँ से कितना है tn+1 अपॉन में कितना है tn आया। यार इस वाले पार्ट को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो अल्टीमेटली ये ऐसा कुछ टर्म बन जाएगा, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब 2 मतलब n बराबर 1 पुट करेंगे 2 आएगा, तो 2 100 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना है 2 पावर 100 आएगा, तो ये भी सही आंसर आ जाएगा ना। तो अगर अभी के हिसाब से आंसर आएगा ए और डी है ना। चलो मैं क्वेश्चन में चेंज नहीं करता, आंसर की में चेंज करेंगे ना। ए और डी आंसर आ रहा है, 6 का आंसर क्या आएगा ए और डी है ना। चलो चेक करते हैं, 6 का आंसर ए और डी आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बिल्कुल सही है अपना आंसर की भी, और क्वेश्चन भी सही लिखा हुआ ना। मुझे लगा था शायद यहाँ 101 रहा होगा कि आंसर मैच कराना था, आंसर कुछ ऐसा लिखा होगा उसने ना। चलो ठीक है ना बच्चों ना, अब देखो आप बात को समझिए ना, आगे है ना, आगे की बात क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। बड़े ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बड़े आसान सी प्रॉब्लम्स है, अच्छी प्रॉब्लम्स है। क्या देखा है हमारे पास में, द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व, इस कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, एक्सप्रेस्ड एज 1/√p करके ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है ना। ओके अब देखो पॉइंट को समझिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे लिखना है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है तो पावर 4 में कर्व है, तो पावर 4 में कर्व है, तो जैसे मान लो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का कुछ भी ऐसे बन रहा होगा, मान लो ना ये हमारे पास में लाइन है, कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कितनी है, y = 2x - 1, और हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कराऊं तो वो इस लाइन के पैरेलल बने, या फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अंतर होता है बिटवीन द कॉमन नॉर्मल, ऐसे बोलते हैं आप लोग, इस पे भी नॉर्मल बने और यहाँ पर भी नॉर्मल बने। एम आई क्लियर, बिल्कुल एकदम इस बात क्लियर हो गई ना। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालनी, मतलब ये डिस्टेंस सबसे कम होनी चाहिए, तो क्या मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमने टी लिखा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा t⁴, यहाँ से हम लिखेंगे तो 3t² लिखा, प्लस का 2t लिखा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टी ले लिया, ये पॉइंट p मान लेते हैं, ये पॉइंट q मान लेते हैं ना, ठीक बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट सॉरी बच्चों, तो इस पे क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं, तो इस लाइन का मुझे स्लोप पता है, तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दूं, ठीक है। तो कर्व अगर हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है y = x⁴ + 3x² प्लस का 2x, तो हमने y डैश यहाँ से लिखा, कितना आ जाएगा 4x³ यहाँ से आ जाएगा, 6t यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब y डैश का वैल्यू मैंने निकाला x = t पर, तो यहाँ से कितना आएगा 4t³ यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये सॉरी 6x है, यहाँ 6t आ गया, प्लस का 2 आया, दिस इज द पॉइंट आया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, ये इतना आ जाएगा ना, बराबर ही रहेंगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ से t कॉमन आ गया, तो 2 भी कॉमन ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ तो 2t² आ गया, प्लस का 3 आया, बराबर 0 आया, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आया एक्चुअली वो कितना आया, 0 आया। जब t का वैल्यू अगर 0 आया तो इट मीन कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, t का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ से t का वैल्यू 0 आ गया, पूरा टर्म भी 0 0 आ गया, मतलब ये पॉइंट 0 0 ऐसे आ गया, ये जो मिनिमम डिस्टेंस अकर हो रहा होगा, तो पॉइंट p का इस लाइन से डिस्टेंस 0,0 का इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन कितना लिखा हुआ है 2x - y - 1 बराबर 0, तो जब ये जो pq डिस्टेंस आएगा 0 0 पुट कराएंगे तो 1/, यहाँ से कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो p का वैल्यू कितना है 5 आया, तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 आएगा बच्चों, ये आंसर आना चाहिए। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा बढ़िया सा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्यारा सा प्रॉब्लम था, क्लियर है बच्चों। 7th का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5, 7th का आंसर देखते हैं 2.5 है क्या, 7th का आंसर 2.5 है ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके बच्चों ना, अगली प्रॉब्लम करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये भी बहुत ही बढ़िया और आसान प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, आई लाइक दिस प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, ये जनरली क्लास में भी डिस्कस करते हैं, और इसका अगला प्रॉब्लम भी क्लास में डिस्कस करता हूँ ना। अगर मान लो कि ऐसे कुछ कहते हैं द वैल्यू ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड, के है तो मॉड ऑफ के पूछ रहा है ना,
देखो बहुत आसान सी बात है। पहले देखो एंगल को अगर आप ध्यान समझे, ए एंगल लिखा है, ये बी लिखा है, और यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ एंगल ए लिखा है। मतलब मुझे एक बात तो समझ में आई कि एक्चुअली लिखा क्या है। ये लिखा है tan ए tan बी प्लस साइन ऑफ tan बी tan सी प्लस साइन ऑफ tan सी tan ए, इतना लिखा हुआ है, मतलब समेशन ऑफ tan ए tan बी लिखा हुआ है। अब देखो मुझे एक बात ये भी मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मुझे अच्छे से याद है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनको नहीं याद है तो बेटा याद करना, है ना। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका वैल्यू ये आएगा, और वन माइनस ऑफ हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ tan ए tan बी आएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, बात समझिए। ये इसका वैल्यू आता है ना, ये जिनको पता है तो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत आसान हो गई है ना। नहीं पता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, देन जाकर के फिर से सिंप्लीफाई कराओगे तो फॉर्मूला ही बनेगा, है ना, जो आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा फिर। ओके, हाँ सॉरी। अगर मान लो कि हमने ए का वैल्यू अगर 2π/7 ले लिया है ना, अल्फा ये ले लिया, तो ये 2 अल्फा है, 4 अल्फा है। मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये 2 अल्फा है और ये 4 अल्फा है। फाइनली ये एंगल कितना बना, 7 अल्फा बना। अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2π/7 आया, तो मतलब इसका वैल्यू 2π आया। कॉस 2π का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2π/7 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक अल्फा एक 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है और ये 4 अल्फा है। 2π/7 यहाँ से आ जाएगा, तो पुट कराएंगे तो 4π/7, और 2π अपॉन यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8π/7 यहाँ से आ जाएगा। 1 माइनस ऑफ समेशन ऑफ tan ए tan बी, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो किसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 तो हमने यहाँ से लिखा -1, तो कॉस ऑफ π/7 हमने यहाँ से लिखा, कॉस ऑफ 2π/7 यहाँ से लिखा, कॉस ऑफ 4π/7 यहाँ से लिखा। अब देखो इस वाले पॉइंट का तो वैल्यू मैं ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, पूरे टर्म्स को मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है ना, 2 पावर लिखते हैं ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हर बार एंगल डबल आ रहा है कॉस में ना, ये फॉर्मूला आता है। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 2 पावर 3, सॉरी फॉर्मूला ऐसे नहीं, फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ 2 पावर n नंबर ऑफ टर्म्स 3, और इनटू में लीस्ट एंगल, है ना। अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 यहाँ से लिखेंगे, इनटू में कितना आ जाएगा, लीस्ट एंगल π/7, ये है ना, एंगल अलग अलग करके लिख देते हैं। अब देखो ये तो क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ 8π/7 लिखा हुआ है। 8π/7 को पाई प्लस π/7 लिखेंगे तो साइन ऑफ पाई प्लस π/7 थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये कैंसिल होकर के फाइनली यहाँ से तो 1 बचा, यहाँ से 1/8 बचा, और यहाँ से 1 माइनस ऑफ समेशन ऑफ दिस वाला पार्ट की वैल्यू आई ना। इसको अगर मैंने इधर भेज दिया तो फाइनली देखो ये तो कितना आ जाएगा, 8 बराबर 1 माइनस ऑफ समेशन ऑफ tan ए tan बी आया। इस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -7 आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है बेटा -7 आंसर आया ना, -7 आएगा इसका वैल्यू, तो -7 तो इसका वैल्यू आया। ठीक है, -7 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। बच्चों बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 8, जिनको ये फॉर्मूला पता होगा, ये पॉइंट पता हुआ, तो दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा 7, चेक करते हैं बिल्कुल। 8 का आंसर है 7, बिल्कुल सही है ना। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ओके क्वेश्चन नंबर 9। अरे यार ये भी बहुत ही बढ़िया और प्यारा प्रॉब्लम है ना। अब देखो बच्चों ना, एक बात समझना आप लोगों ना, मैं बहुत ही ध्यान से और समझाऊंगा ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे हमें कुछ कुछ बातें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो देखो इसको ऐसे समझो, साइन ऑफ 2π/7 हमने यहाँ से लिखा, साइन ऑफ 4π/7 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ 8π/7 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो ये क्या है, साइन में एक सीरीज बन रहा है, एंगल का डिफरेंस निकालना है 2π या 4π, मतलब एंगल का डिफरेंस एपी में नहीं आ रहा। अच्छा, एंगल का डिफरेंस अगर एपी में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना अभी बड़ा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या होता है। मान लो कि इसका वैल्यू कुछ आएगा x मान लेते हैं। अब देखो जनरली हम करते क्या है, सीरीज का सम निकालते हैं, उसका जोड़ीदार ढूंढते हैं। इसका जोड़ीदार क्या बनेगा, कॉस में सीरीज, कॉस ऑफ 2π/7 लिखा, कॉस ऑफ 4π/7 मैंने यहाँ से इसको देखते हुए कंसिडर किया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 8π/7 आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात आप समझो, 8π/7 जो है, ठीक है,
कैन आई राइट दिस पॉइंट 2 पाई माइनस ऑफ 6 पाई अपॉन 7, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, 2 पाई माइनस, तो ये कितना बना 14 माइनस कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 8 पाई, ऐसे लिखा जा सकता है। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7 प्लस में कितना बना कॉस ऑफ 6 पाई बाई 7 बना। ठीक है, यहाँ अगर लगाते तो माइनस साइन आ जाता, 2 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 7 करते तो माइनस साइन आता, सिमेट्री खराब हो जाती। अच्छा देखो कॉस में एक सीरीज लिखा हुआ एंगल एपी में आ रहा है, तो सीरीज का अगर सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप? साइन ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास में? साइन एन डिफरेंस बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 पाई अपॉन 7, आधा किया तो कितना आ जाएगा पाई बाई 7, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ऑफ डिफरेंस बाई 7, सॉरी डिफरेंस बाई 2 ना, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 7, तो 4 पाई टू 2 पाई अपॉन 7, तो पाई अपॉन 7 सही है ना। उसके बाद हम क्या लिखते हैं कोसाइन सीरीज, तो कॉस लिखेंगे। फर्स्ट एंगल कितना आ रहा है 2 पाई बाई 7 आ रहा है, लास्ट एंगल कितना है 6 पाई बाई 7 आया, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा ना। उसके बाद में नहीं पता तो फॉर्मूला देखना है, तब जाके सॉल्व कर पाएंगे ना। अब देखो ये कितना बना हुआ 8 पाई अपॉन 7, तो यहाँ से बना हुआ, इसको मैंने डिवाइड लगा दिया तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन 7। ठीक है, तो y का वैल्यू एक्चुअली कितना आ गया साइन ऑफ 3 पाई बाई 7, तो यहाँ से लिखा हमने, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7। ठीक है, अपॉन में साइन पाई अपॉन 7 तो लिखा हुआ है ही। अब देखो एक बात आपको समझ में आती है, 3 पाई प्लस 4 पाई कितना आता है हमारे पास 7 पाई आता है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पाई माइनस ऑफ 4 पाई बाई 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 4 पाई बाई 7 बन गया ना। चलो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो बाई बराबर ये कितना बन जाएगा साइन 2 के ऊपर बनेगा, तो साइन ऑफ 8 पाई बाई 7 बना, अपॉन में कितना बन रहा है साइन पाई बाई 7, और यहाँ से पाई सॉरी 2 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 7, तो यहाँ से जब कैंसिल होगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो ऐसे मतलब सेम आ जाएगा ना, पाई अपॉन 7 ऊपर आएगा, एक माइनस साइन आएगा, मतलब फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस हाफ आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना। अच्छा इसका वैल्यू माइनस हाफ आया ना, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो मेरी बात को फिर से गौर से समझना, एक्स बराबर हमने ऐसे लिखा साइन ऑफ 2 पाई बाई 7, साइन ऑफ 4 पाई बाई 7, साइन ऑफ 8 पाई बाई 7, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। y का अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ कितना लिखा होगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7, कॉस ऑफ 4 पाई बाई 7 एंड कॉस ऑफ ये 8 पाई बाई 7 ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है माइनस हाफ आ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस हाफ आया। ओके, इधर ऐसे लिखा हमने ना। अब आपको x निकालना है ना। अब देखो आगे सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए, मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/4, तो हमने यहाँ लिखा। जब दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो एक इसका होल स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं ना, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस यहाँ से तो 3 आ जाएगा, प्लस साइन जब करेंगे 2 साइन ए साइन भी आएगा, फिर यहाँ से आएगा 2 कॉस ए कॉस भी आएगा, तो 2 तो कॉमन ले लिया हमने। फिर अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनाएंगे, प्लस आ रहा है तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर मैं लिखूँ 2 पाई माइनस ऑफ दिस कराएं कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 7 आ जाएगा, माइनस वाला प्लस कर देंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस निकालो ना, फिर से बनाएंगे तो 2 साइन ए साइन भी 2 कॉस ए कॉस भी, तो यहाँ से आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 पाई बाई 7 आया। फिर प्लस साइन इन दोनों का डिफरेंस कराएंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 6 पाई अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो आपने ये वाली सीरीज cos 2 पाई अपॉन 7, cos 4 पाई अपॉन 7, cos 6 पाई अपॉन 7, इस सीरीज का सम तो अभी आपने निकाला ही था, कितना आ रहा था माइनस हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 4 और यहाँ से माइनस हाफ आया तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा ये, मतलब ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा फाइनली ना, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस ऑफ 1/4, हमने यहाँ से लिखा 8, तो ये आ जाएगा 7/4। एक्स का वैल्यू कितना आया, ये आ जाएगा √7 अपॉन में 2 आ गया। एक्स एक्चुअली में है क्या ये टर्म, और यहाँ क्या लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ तो √7 लिखा है और 1 अपॉन एक्स, एक्स का टर्म वैल्यू कितना आ रहा है √7 अपॉन में 2 आ रहा है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ चला जाएगा और इससे कैंसिल होगा, फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ये आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा 2 आएगा ना।
बिल्कुल सही है ना, चेक करने की जरूरत नहीं है, कई बार ऐसे करवाया हुआ है प्रॉब्लम्स, है ना। ओके बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स देख ली थी ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये बहुत ही प्यारा और आसान सा प्रॉब्लम है, 1 मिनट का प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम मैं बड़ी आसान भी डालता हूँ ना। लेट एबीसी बी एनी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, सॉरी 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 सॉरी, प्लेन पर लाई कर रहा है ना, पॉइंट कहाँ है, प्लेन पर है। ओके, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ओके, टू तो छोड़ दो, इसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बारे में अगर आप बात समझें तो देखो, एबीसी का एनी पॉइंट है ऑन दिस एलिप्स है ना। आप मेरी बात को अगर समझे कि एबीसी एनी पॉइंट है ना। अच्छा, एबीसी को अगर मैं एक बार ध्यान से अगर देखूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, पॉइंट का इसका 0,0,0 से डिस्टेंस है। पॉइंट अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किसी पॉइंट एबीसी का डिस्टेंस निकालें तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब पॉइंट 0,0 का इस ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। और इस वाले केस में एबीसी यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो भैया हमने अगर मिनिमम डिस्टेंस लिखा तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस। 0,0,0 यहाँ डाल दिया तो 7 आ गया, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, फाइनली कितना आया 7/10 रूट 14 आया। आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, यहाँ 7 आ गया, 7 इंटू 7 यहाँ 14 आ जाएगा। 7 से 2 टाइम्स, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 7 आएगा। ये आंसर आएगा, तो छोटा प्रॉब्लम था ना। इसका आंसर कितना है, 7। 10th का आंसर 7 होना चाहिए। 10th का आंसर आ जाएगा 7। सही है ना, 9th का आंसर 2 बिल्कुल सही था। तो बच्चों, हमने इस वाले डीपीपी को सॉल्व कर लिया। आई होप आपने इस डीपीपी के सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और सभी प्रॉब्लम्स बड़ी मजेदार हैं। मतलब ये जो मैंने सीरीज बनाया है ना, ये अल्टीमेट सीरीज है। ठीक है, सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सही तरीके से चुनिंदा से सिलेक्शन किया हुआ है ना। अच्छा, प्रॉब्लम का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो, इस प्रॉब्लम बहुत आसान थी, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये आसान प्रॉब्लम था, मतलब ये सॉल्वेबल था। 2 प्रॉब्लम सॉल्वेबल थी, कौन सी, एक ये प्रॉब्लम और एक ये प्रॉब्लम। बाकी सब भी सॉल्वेबल ही है, ऐसा नहीं कि सॉल्वेबल नहीं था। फर्स्ट क्लिक में आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया था, ये प्रॉब्लम भी शानदार था, पैराग्राफ भी शानदार है ना, आसान है, शानदार है। ओके बच्चों, तो डीपीपी नंबर 49 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो थैंक यू।